अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि गज़ा पट्टी में इसराइल के ज़रिए जारी जेनोसाइड, नस्लकुशी और कत्ल आम को 1 साल पूरे हो गए हैं। ठीक आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर को तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। इसराइल के जबर, जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने, हमास ने इसराइल पर हमला किया था और पिछले 75 सालों की तारीख़ में पहली मरतबा इसराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ था। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल को घर में घुस कर मारा, 40 किलोमीटर के इलाका का कंट्रोल हासिल कर लिया, वहाँ के लोगों को इन्होंने होस्टेज बना लिया। इजरायली सेना नाकाम हो गई, इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी नाकाम हो गई और पहली मरतबा तारीख़ में इसराइल की इतनी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई हुई थी। 1200 से ज़्यादा इसराइली मारे गए, जिसमें ज़्यादातर इसराइल के फ़ौजी अफसरान शामिल थे। उसके अलावा 240 से ज़्यादा इसराइलियों को हमास के लड़ाकों ने होस्टेज बना लिया, कैदी बना लिया और उसके अगले रोज़ ही इसराइल ने वार डिक्लेयर करके गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया और हमास के लड़ाकों से मुकाबला करने के बजाय इसराइल ने आम शहरियों को गज़ा पट्टी में मारना, उनका कत्ल करना शुरू कर दिया और पिछले 1 साल में इसराइल ने गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वीडियो में जानेंगे कि गज़ा पट्टी की कल क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है, अहम मोमेंट्स क्या इस 1 साल में रहे हैं, सूरत हाल क्या है और अगले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। पहले तस्वीर देखिए, अबू उबैदा मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं तूफ़ान अल-अक़सा, हमारे का तो तूफ़ान अल-अक़सा, और इस तरह के पोस्टर लगातार वायरल होते रहे। इस ऑपरेशन को ही तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन का नाम दिया गया था। ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब इजराइल की सरहद में टैंक पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, फ़लस्तीन का झंडा लहराया और पूरी दुनिया हैरान हो गई कि इसराइल, जिसका कहना था कि उसकी जो सरहद की दीवारें हैं बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसको कोई अबूर नहीं कर सकता है, वहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, कोई परिंदा भी पर मारता है इसराइल की एजेंसियों को पता चल जाता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने भी काम नहीं किया। इसराइल के आयरन डोम समेत जितने डोम थे उन सब ने काम करना बंद कर दिया था। 40 किलोमीटर इलाका का कंट्रोल हासिल कर लिया था और ये लोग जिस तरह दाखिल हुए थे वो तस्वीरें आपने देखी होगी कि ऊपर से कूद करके जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं। तारीख में इसराइल से इससे बड़ी जिल्लत नहीं हुई थी और इस ऑपरेशन की 2 साल से तैयारी की जा रही थी। मोहम्मद अज़ैफ इस ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने पूरी तैयारी की थी। उसके अलावा यहया अस्सवार की सरपरस्ती में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। इन दोनों को पिछले 1 साल से इसराइल की एजेंसियां तलाश कर रही है, इसराइल की आर्मी तलाश कर रही है। ये दोनों गज़ा पट्टी में मौजूद है लेकिन अभी तक इसराइल इन तक नहीं पहुंच सका है। उसके बाद अब ये लड़ाई जारी है और अब क्या कुछ हुआ है ये तस्वीर देखिए। जो तस्वीर है साल 2022 की है, सितंबर की तस्वीर है। साल 2022 में गज़ा पट्टी कुछ ऐसा था, सारी इमारतें दिख रही है, सारी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर कोई तबाही नहीं है, कोई मलबा नहीं है। और ये साल 2024 की तस्वीर है, सितंबर 2024 हाल ही के लिए गई तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा गज़ा पट्टी मलबा में तब्दील हो गया है, चटियल मैदान में तब्दील हो गया है। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं, कोई इमारत नहीं। तो इस तरह पिछले 1 साल में इसराइल ने गज़ा पट्टी में तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है। एक साथ आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए, साल 2022 के गज़ा पट्टी की तस्वीर है और ये 2024 के गज़ा पट्टी की तस्वीर है। इसके बाद आइए बताते हैं कि की मोमेंट्स क्या रहे, किधर कितने की हलाकत हुई है। क्योंकि 1 साल में भले ही इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट रहा, पूरी दुनिया से उसको हथियार मिलता रहा, यूनाइटेड नेशन में उसके खिलाफ फैसला नहीं हो सका, लेकिन हमास के लड़ाकों ने भी 1 साल तक मुकाबला किया है और अभी तक पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि अभी तक हमास के लड़ाके इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, इसराइली आर्मी को ग्राउंड ऑपरेशन में, ज़मीनी लड़ाई में घेर घेर कर मारा जा रहा है, जाल में फंसाया जा रहा है। इसराइली टैंकों को अभी तक तबाह करने का सिलसिला हमास की तरफ से जारी है। तो गज़ा में अब तक 42,000 लोगों की शहादत हो चुकी है। ये गज़ा पट्टी की हेल्थ मिनिस्ट्री की ताज़ा तरीन अपडेट है, जिसको खुद न्यूज़ नेटवर्क ने भी अपने यहाँ जारी किया है और उसी के हवाले से मैंने लिखा है। तो 40,200 या कह लीजिए 42,000 अब तक गज़ा पट्टी में आम लोगों की इसराइल के हमला में शहादत हुई है। 96,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। डिस्प्लेस यानी जो लोग बेघर हो गए हैं वो 20 लाख से ज़्यादा पूरे गज़ा पट्टी की 22-23 लाख की आबादी थी, जिसमें 2 मिलियन के अराउंड बेघर हो चुके हैं। उनके पास रहने के लिए अब जगह नहीं है, वो टेंटों में रह रहे हैं। 1,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को इस बीच इसराइल ने होस्टेज और कैदी भी बनाया है। इसराइल के क्या नुकसान हुआ उसमें देख लीजिए।
اسرائیل کے اب تک 2100 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں سے تقریباً 1300-1400 لوگ تو پہلے ہی دن مارے گئے تھے جب 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات ہوئی تھی اور غزہ پٹی سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہوتی رہی ہے، موت ہوتی رہی ہے، اور اس میں 2100 کے اب تک مرنے کی اپڈیٹ ہے جو اسرائیل کی میڈیا میں ہیں۔ ان کے بھی 10,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں، آرمی زیادہ تر زخمی ہیں۔ جو انآفیشیل ڈیٹا ہے جس کو اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا ہے اس کے مطابق 8,000 اسرائیلی سینا کی بھی ہلاکت ہوئی ہے اور ان کے 15,000 جو آرمی کے جوان ہیں وہ زخمی ہیں اسرائیل کے۔ یحییٰ سنوار نے بھی ایک دن یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈسپلیس یعنی 10 لاکھ اسرائیلی بھی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسقلان کے علاقہ اور غزہ پٹی سے متصل جو اسرائیل کا ایریا ہے جس پر 7 اکتوبر کو 2023 میں حماس نے جب حملہ کیا تھا تو اس پورے علاقہ کے لوگوں نے خالی کرنا شروع کر دیا اور ان سب لوگوں نے یورپ جانا شروع کر دیا، امریکہ جانا شروع کر دیا، کیونکہ اسرائیل میں زیادہ تر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ڈبل شہریت ہے، اسرائیل کی بھی شہریت ہے اور کینیڈا، امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک کی شہریت ہے، اور وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جاب کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، ہمارے کئی رشتہ دار مارے جا چکے ہیں یا ان کو ہاسٹیج بنا لیا گیا، تو ان لوگوں نے اسرائیل کو خالی کرنا شروع کر دیا اور شروع کے 1 مہینہ میں ہی 4 لاکھ لوگوں نے خالی کر دیا تھا، پھر 6 لاکھ لوگوں نے خالی کر دیا۔ ادھر جب نارتھ اسرائیل پر حزب اللہ نے حملہ کرنا شروع کر دیا تو اس علاقے میں بھی لوگوں نے خالی کرنا شروع کر دیا اور وہ تل ابیب میں آ کر کے رہ رہے ہیں یا دور دراز کے علاقوں میں جا کر کے رہ رہے ہیں، ان علاقوں کو خالی کر دیا۔ تو تقریباً 10 لاکھ اسرائیلیوں نے بھی اپنا علاقہ خالی کر دیا، ان میں ڈر اور خوف سہما ہوا ہے اور وہ دوبارہ غزہ پٹی اور لبنان کی سرحدوں کے علاقہ میں رہنے کو تیار نہیں ہیں اور تقریباً 200 کلومیٹر تک پورے میں خوف اور ڈر طاری ہے۔ اس کے علاوہ ہاسٹیج کتنے ہیں تو شروع میں حماس نے اسرائیل کے 240 لوگوں کو ہاسٹیج بنایا تھا، قیدی بنایا تھا، بعد میں 7 دنوں کے لیے جنگ بندی ہوئی، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا، تو شروع میں 70 کے قریب لوگوں کو ریلیز کیا گیا تھا، بعد میں بھی انسانیت کی بنیاد پر حماس نے کچھ لوگوں کو ریلیز کیا، تو اب 102 لوگ حماس کی قید میں ہیں اور ان کو ابھی تک اسرائیل آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ اسرائیل کا جو بنیادی ہدف تھا یہی کہ ہمیں حماس سے بات چیت کے بغیر ان پر حملہ کرنا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا ہے، ان کی سرنگوں تک پہنچنا ہے اور تمام قیدیوں کو آزاد کرا لینا ہے اور پھر حماس کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن 1 سال ہو گئے ہیں اور 1 سال کی جنگ میں اسرائیل کو ابھی تک کوئی بھی کامیابی نہیں ملی ہے، یا اپنے دم پر اسرائیل 1-2 کے علاوہ کسی بھی ہاسٹیج اور قیدی کو آزاد نہیں کرا سکا ہے، اور یہ اسرائیل کی سب سے بڑی اور شرمناک ہار ہے۔ بھلے ہی اس نے غزہ پٹی کو تباہ کر دیا لیکن اسرائیل نے جو جنگ میں ہدف طے کیا تھا اس ہدف میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ آگے جو کی مومنٹس ہے اس کو ہم جان لیتے ہیں، پھر بتائیں گے اور تجزیہ بھی کریں گے کہ کب کس کی کیا اور کس طرح ہار ہوئی ہے۔ تو اکتوبر سے طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات ہوئی، تو 7 اکتوبر کو الاقصی فلڈ آپریشن جس کو ہم طوفان الاقصی آپریشن کہتے ہیں 7 اکتوبر کو شروع ہوا، اور اگلے ہی دن اسرائیل کو لگا کہ ہماری سب سے ذلت ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، ایسا کیسے حماس نے کر دیا۔ تب انہوں نے اسرائیل نے وار ڈکلیئر کر دیا 8 اکتوبر کو، اور 8 اکتوبر کے بعد لگاتار ایئر اسٹرائک شروع کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ پٹی پر لگاتار ہلاکت اور تباہی بربادی ہوتی رہی غزہ پٹی میں۔ 11 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ پٹی میں الیکٹریسٹی کو کٹ کر دیا، پاور کو بند کر دیا اور لوگوں کو اندھیرے میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد 13 اکتوبر کو آرمی نے غزہ پٹی کے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ غزہ کو خالی کر دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ 13 اکتوبر کو آرمی فورسڈ نارتھ غزہ سٹیزنز ٹو لیو، جو نارتھ غزہ کا ایریا ہے وہ اسرائیل کی سرحدوں سے ملا ہوا ہے، تو پہلے کہا گیا کہ جو نارتھ غزہ کے شہری ہیں وہ خالی کر دے، ساؤتھ غزہ میں چلے جائیں۔ بعد میں ساؤتھ غزہ والوں کو بھی خالی کرنے کو مجبور کیا گیا اور ان کو رفح جانے پر مجبور کیا گیا، اور رفح کو بھی خالی کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ 13 اکتوبر کو ہوا تھا۔ اس کے بعد 17 اکتوبر کو ایک اہم معاملہ سامنے آیا، الاہلی ہاسپٹل مسکر، جو الاہلی ہاسپٹل ہے وہاں کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل سے پورا وہاں کا ایک طرح سے نظام چلتا ہے، تو اس ہسپتال پر اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا، بم برسایا اور قتل عام ہوا۔ جو شروع میں رپورٹ آئی تھی کہ اسرائیل کے ایئر اسٹرائک میں 500 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی، اس میں کچھ کرسچن بھی مارے گئے تھے، مسجدیں بھی تباہ ہوئی تھی اور پورا ہاسپٹل کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 24 اکتوبر کو کولیپس آف ہیلتھ سسٹم، جو اس غزہ پٹی کا پورا ہیلتھ کا سسٹم تھا، نظام تھا، وہ ایک طرح سے تباہ و برباد ہو گیا 24 اکتوبر کو۔ اس کے بعد 27 اکتوبر کو جو اہم معاملہ ہوا، اسرائیل کٹ کمیونیکیشنز آف ود گراؤنڈ انکروژن،
इसराइल ने कम्युनिकेशन को, नेटवर्क को, टावर को हर तरह से बंद कर दिया, लोगों के राब्ते को ख़त्म कर दिया। और उसी रात ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चलता रहा। एलन मस्क के लोग अपील करते रहे कि वो अपना वहाँ नेटवर्क दे, क्योंकि गज़ा पट्टी का राब्ता 27 अक्टूबर को इसराइल ने पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया था। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि वहाँ के लोग किस सूरत हाल में, सिचुएशन क्या है, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद इसी बीच में इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल की आर्मी गज़ा पट्टी में पहुँच जाती। पहले इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद आर्मी को भेज दिया और ज़मीनी लड़ाई शुरू हो गई और इजरायली आर्मी गज़ा पट्टी में बढ़ती रही। नवंबर का महीना आ जाता है। एक महीना तो बहुत ही सीरियस और ख़तरनाक था गज़ा पट्टी के लिए। उसके बाद नवंबर के महीने में 15 नवंबर को आर्मी ने अशिफा हॉस्पिटल पर हमला किया। अशिफा हॉस्पिटल इजराइल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तारीख़ी हॉस्पिटल है। इंडिया के एम्स से आप उसका मुआवजा कर सकते हैं। तो इस हॉस्पिटल पर इजरायली आर्मी ने हमला किया। इजराइल का ये दावा था कि अशिफा हॉस्पिटल में हमास के लड़ाके मौजूद है, हमास का ये हेडक्वार्टर है, गढ़ है, क्योंकि इजराइल का पहला हदफ यही था कि हमास के हेडक्वार्टर को ख़त्म करना है। तो इजराइल की एजेंसियों ने इतला दी थी कि जो अशिफा हॉस्पिटल है वही हमास का गढ़ है, हेडक्वार्टर है, वहीं से ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है। लेकिन इजराइल इस हमला में भी नाकाम रहा। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के सहाफ़ियों को इजराइल ने अशिफा हॉस्पिटल का दौरा कराया और दिखाया कि देखिए यहाँ पर एक बंदूक पड़ी हुई है, यहाँ पर एक जूता पड़ा हुआ है, और इससे लगता है कि यही हमास का गढ़ था। लेकिन दुनिया भर के सहाफ़ियों ने भी इजराइल के इस दावा को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमास की इंटेलिजेंस यहाँ पर गलत साबित हुई है। अशिफा हॉस्पिटल का हमास के हेडक्वार्टर होने से कोई राब्ता और कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हॉस्पिटल पर इजराइल का हमला तारीख का बदतरीन हमला था। दुनिया का बदतरीन दुश्मन भी हॉस्पिटल पर, मरीजों पर हमला नहीं करता है। तो यहां से इजराइल की दुनिया भर में बदनामी होनी शुरू हुई। उसके बाद 24 नवंबर की तारीख आती है और 24 नवंबर में भी इसने इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर हमला किया। इजराइल को लग रहा था कि अगर अशिफा हॉस्पिटल हमास का हेडक्वार्टर और गढ़ नहीं तो इंडोनेशियन हॉस्पिटल हो सकता है। इंडोनेशिया की हुकूमत ने इस हॉस्पिटल को बना रखा था, लेकिन यहाँ भी इजराइल को नाकामी हाथ लगी और इजराइल की जो एजेंसी है गलत साबित हुई। हॉस्पिटल पर हमला जारी था। उसके बाद 24 नवंबर की तारीख आ जाती है और 24 नवंबर 2023 को एक हफ्ता के लिए जंगबंदी हुई थी, सुलह समझौता हुआ था। सीज फायर में अहम किरदार अदा किया था कतर ने, मिस्र ने, उसके अलावा तुर्किया का भी किरदार था और अमेरिका का भी उसमें किरदार था। तो एक हफ्ता के लिए, कह लीजिए 7 डेज़ के लिए नवंबर के महीने में जंगबंदी हुई थी और उसमें कैदियों का तबादला हुआ था। इधर से एक कैदी या 2 कैदी को रिलीज़ किया जा रहा था, तो उधर से उसके बदले में एक के बदले 3 यानी 6 या 9 या 12 कैदियों को रिलीज़ किया जा रहा था। तो 24 नवंबर से एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स का आगाज़ हुआ और ये तकरीबन दिसंबर की 1-2 तारीख तक चलता रहा। उसके बाद दोबारा इजराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया और जो दोबारा हमला शुरू हुआ वो 2 को 24 से समझिए 1 दिसंबर तक जंगबंदी थी, कोई हमला गज़ा पट्टी पर नहीं हुआ। उसके बाद 2 को दोबारा इजराइल ने हमला शुरू किया और खान यूनुस गज़ा पट्टी का सबसे बड़ा इलाका है, मशहूर इलाका है, बड़े बड़े लोग वहाँ रहे। गज़ा पट्टी के जो बड़े बड़े मुजाहिद हैं, बड़े बड़े लड़ाके हैं, उन्होंने वहाँ जन्म लिया है, वहाँ परवरिश पाई है, वो लोग खान यूनुस में रहते हैं। तो खान यूनुस पर ही इजराइल ने हमला कर दिया, कत्लेआम किया और पूरी दुनिया ने इसकी मजम्मत की। उसके बाद 12 दिसंबर का एक अहम मोमेंट आता है जब आर्मी ने कमल एडवान हॉस्पिटल को तोड़ दिया, हॉस्पिटल पर हमला किया और ज़्यादातर इनका हॉस्पिटल पर ही हमला होता रहा। उसके बाद 13 दिसंबर की तारीख आती है जहां 120 मास ग्रेव यानी एक जगह ज़मीन थी जहां पर खुदाई हुई, तो पता चला 120 लोगों को दफनाया गया है और इजराइल पर सवाल उठता रहा कि इजराइल ने इन लोगों को मार करके चुपके से दफना दिया है, दुनिया को पता नहीं चलने दिया है। तो 120 लोगों की एक साथ कब्र मिली थी और ये वाक़या 13 दिसंबर का है। उसके बाद 29 दिसंबर की तारीख आती है जब इजराइल ने एक और बड़ा हमला किया और गज़ा पट्टी में हंगामा बरपा था। उसके बाद अगले की मोमेंट्स को हम देखते हैं। ये फरवरी का महीना आ जाता है और साल बदल जाता है। साल 2023 में हमला शुरू हुआ था। 2023 के जो अहम मोमेंट्स थे वो हमने आपको बताए। अब 2024 की शुरुआत हो रही है और 2024 में जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ वो फरवरी में क्या था। फरवरी में आर्मी ने रफ़ा पर हमला कर दिया। शुरू में इजराइल ने कहा कि नॉर्थ गज़ा पर हमला करेंगे, फिर साउथ गज़ा पर हमला करेंगे। खान यूनुस के इलाकों को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। अब जितने गज़ा पट्टी के रहने वाले थे वो रफ़ा के इलाके में चले गए थे और रफ़ा 5 किलोमीटर का सिर्फ खाली एरिया था। वहाँ इमारतें नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, कुछ लोग रह रहे थे, खेत और चौर
की ज़मीन थी वो मिस्र से उसकी सरहदें मिली हुई है, मजबूर होकर के 2 लाख फ़लस्तीनियों ने रफ़ा की तरफ हिजरत की, वहाँ जा कर के टेंटों में रहना शुरू किया। लेकिन इजराइल ने फरवरी में वहाँ भी हमला शुरू कर दिया और रफ़ा पर बम बरसाना आगाज़ कर दिया। 12 फरवरी को इजराइल ने किया। उसके बाद 13 फरवरी को नसीर हॉस्पिटल पर इजराइल ने हमला किया। नसीर हॉस्पिटल भी वहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है, उस पर भी हमला किया, पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया। उसके बाद 29 फरवरी की तारीख आती है जब फ्लोर मैसेकर यहाँ भी इजराइल ने कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया और बड़ी तादाद में लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद मार्च का महीना आता है। मार्च की 18 तारीख को आर्मी ने अशिफा हॉस्पिटल पर दोबारा कब्जा किया और पूरे हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद कर दिया। पिछली मरतबा नवंबर में इजराइल ने अशिफा हॉस्पिटल पर हमला किया था। उस वक्त इजराइल को लग रहा था कि यह हमास का हेडक्वार्टर है, यहाँ से ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है। इजराइल की आर्मी एजेंसी परेशान रही कि आखिर हमास के हेडक्वार्टर कहाँ है, हमास के रहनुमा कहाँ छुपे हैं। दोबारा इजराइल ने अशिफा हॉस्पिटल पर हमला किया, इसको पूरा तबाह बर्बाद कर दिया, बुलडोजर चला दिया। लेकिन यहाँ भी इजराइल को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। 25 मार्च को यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया सीज़ फायर के लिए। जनरल असम्बली से ये रूल पास हुआ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उस पर अमल करना अखलाक़ी फ़रीज़ा होता है, लाजमी तौर पर ज़रूरी नहीं होता। सिक्योरिटी काउंसिल से जो रेजोल्यूशन पास होता है उस पर अमल करना लाजमी होता है, और सिक्योरिटी काउंसिल से अमेरिका ने एक भी इस तरह का रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया है। उसके बाद अप्रैल का महीना शुरू हो जाता है। अप्रैल में आर्मी ने WCK8 वर्कर्स, जो इंटरनेशनल वर्किंग कमेटी या वर्किंग कमेटी किचन के जो लोग थे, उन पर हमला किया, उनको मारने का काम किया। उसके अलावा ईरान ने फर्स्ट स्ट्राइक इजराइल अप्रैल के ही महीना में क्या था, 13 तारीख थी। दरअसल दिमश्क में ईरान के कुछ सीनियर अफसरान पर, कमांडर पर इजराइल ने हमला किया और उनको शहीद कर दिया था। तो उसके बदले में ईरान ने 300 मिसाइल इजराइल पर दागा था, और वो मिसाइल ज़्यादातर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया था। कुछ ही मिसाइल जाकर के इजराइल में लगा था, उससे ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था इजराइल पर, और वो अप्रैल की 13 तारीख थी। उसके बाद मई का महीना आ जाता है। मई में 7 मई को रफ़ा पर ज़मीनी हमला इजराइल ने शुरू कर दिया, लगातार वहां कत्लेआम किया। उसके बाद रफ़ा में मासकर हुआ, कत्लेआम हुआ, और ये कत्लेआम का जो टेंटों में जो लोग रह रहे थे, जो आम शहरी थे, जहां किसी हमास के लड़ाके को होने की कोई खुफिया इत्तला तक नहीं थी, कोई शक शुबा नहीं था, वहां टेंट पर 26 मई को इजराइल ने हमला कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया। आग में सारे लोग जल रहे थे और एयर स्ट्राइक किया था इजराइल ने वहां। उसके बाद 29 मई की तारीख आती है जब इजराइल ने फिलाडेल्फिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। इजराइल टुक ओवर फिलाडेल्फिया। दरअसल फिलाडेल्फिया सलाहुद्दीन स्ट्रीट को कहा जाता है, और ये लंबी सड़क है, हाईवे है, जो नॉर्थ गज़ा साउथ गज़ा को आपस में जोड़ती है। ये सड़क गज़ा पट्टी में बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस पूरे रोड का कंट्रोल इजराइल ने हासिल कर लिया 29 मई को। इससे पहले इजरायली आर्मी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, अल-क़साम ब्रिगेड ने लगातार रोक रखा था। और अब इसी सलाहुद्दीन स्ट्रीट या फिलाडेल्फिया को लेकर के लगातार बहस हो रही है। हमास का कहना है कि हम इस कॉरिडोर का कंट्रोल इजराइल के पास नहीं रहने देंगे, इसको छोड़ना होगा। इजराइल की जिद यह है कि इस कॉरिडोर का कंट्रोल हमारे पास ही रहना चाहिए। जंगबंदी हो सकती है, जंगबंदी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसका कंट्रोल हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी पर बहस हो रही है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहा तो दोबारा गज़ा पट्टी में हमास मजबूत हो जाएगी और हम पर फिर हमला हो सकता है। उसके बाद 31 मई को बाइडन का प्रपोजल आया जंगबंदी के लिए। पिछले कई महीनों से लगातार कोशिशें हो रही है, कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। जो बाइडन ने जो प्रपोजल दिया था 31 मई को दिया था, इजराइल ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, हमास ने कर लिया था। उस प्रपोजल में इसी तरह की बातें शामिल थी कि दोनों तरफ से कैदियों का तबादला होगा, परमानेंट जंगबंदी होगी और गज़ा पट्टी पर हमास की हुकूमत नहीं होगी। इस प्रपोजल को हमास ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इजराइल की शर्त यह है कि आर्मी वही रहेगी, गज़ा पट्टी से आर्मी नहीं निकलेगी। जो बाइडन भी इसके खिलाफ थे। उसके बाद जून का महीना आ जाता है, और जून के महीने में अल-नुसैरात कैंप में मासकर हुआ, कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड किया गया। अल-नुसैरात कैंप बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, बहुत सारे लोग या बल्कि लाखों फ़लस्तीनी वहाँ रह रहे थे। वहाँ जाकर के इजराइल ने बम बरसाने का काम किया और एक हमला में 200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो गई थी। तो एक बड़ा मोमेंट था। पिछली वीडियो अगर आपको याद हो या न्यूज़ याद हो तो आपके जहन में वो वाक़या आ जाएगा कि किस तरह इजराइल ने वहाँ जेनोसाइड और कत्लेआम किया था। उसके बाद
जून के बाद जुलाई का महीना आ जाता है और जुलाई के महीना में दो अहम वाक़या हुआ। जो पहला था कि फर्स्ट मवासी मैसेकर, मवासी भी वहाँ एक रेफ्यूजी कैंप है, उस रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने जाकर के एयर स्ट्राइक किया, बम बरसाए और ये जो बम था बड़ा ख़तरनाक था। कहा जाता है कि न्यूक्लियर बम टाइप का ये बम था और इसने बड़ी तबाही मचाई थी इस रेफ्यूजी कैंप में। उसके बाद 31 जुलाई की तारीख़ आ जाती है और 31 जुलाई की तारीख़ को जो सबसे बड़ा मामला हुआ, सबसे बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को गमज़दा कर दिया, हर कोई परेशान था, वो था शेख इस्माइल हानिया की शहादत का मामला, उनके कत्ल का मामला। 31 जुलाई को असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया हुआ। शेख इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में गए हुए थे और वहाँ उनकी मौजूदगी के मौका पर शेख इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को गमज़दा कर दिया गया। तो एक बड़ा मोमेंट था, बड़ा वाक़या था और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। उसके बाद जो अहम पॉइंट्स है उसमें ये देख लीजिए कि अगस्त का महीना शुरू हो जाता है और 6 अगस्त को हमास ने अपना नया सरबरा, अपना नया चीफ यहया सिनवार को मंतखब किया। उसका बाज़ाब्ता ऐलान हुआ और ये 6 अगस्त को हुआ। उसके बाद 10 अगस्त को अत्तवाबीन मासेकर कत्लेआम हुआ। उसके बाद 18 अगस्त को एवोपरेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज़, मतलब एक जगह से फिर हज़ारों बॉडी निकलती है जो दफनाए गए थे, लोगों ने उसको देखा और सारा का सारा इजराइल का करतूर था। उसके बाद 20 अगस्त की तारीख़ आती है, आर्मी श्रिंक सेफ जोनेस टू 11% कि आर्मी ने गज़ा पट्टी के 11% इलाके को अपने में तब्दील कर लिया, अपने लिए सेफ जोन बना लिया। उसके बाद सितंबर का महीना शुरू हो जाता है और सितंबर नया एकेडमिक ईयर है गज़ा पट्टी के लिए और वहाँ जितने बच्चे थे दोबारा स्कूल नहीं जा सके, कॉलेजेस नहीं जा सके, बल्कि वो अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं और तकरीबन 6 लाख स्कूल के बच्चे तालीम से महरूम हैं, स्टूडेंट्स महरूम हैं और कोई भी लगातार 2 साल से तालीम हासिल नहीं कर पा रहा है गज़ा पट्टी में। उसके बाद 10 सितंबर को दोबारा से मवासी में कत्लेआम किया इजराइल ने, वहाँ जेनोसाइड किया गया। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया और अक्टूबर में ईरान ने जो पहला काम किया, या पहले अक्टूबर की पहली तारीख को जो कुछ हुआ वो था इजराइल पर एयर स्ट्राइक। और इस बीच में एक और हुआ 27 सितंबर को, जो हमारी टीम ने लिखना छोड़ दिया है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह पर इजराइल ने हमला किया और उनको हमला में अचानक शहीद कर दिया। तो ये की मोमेंट और बड़ा मामला है। उसके बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने बदला लेते हुए इजराइल पर एयर मिज़ाइल से हमला किया और इस हमला में 180 से ज़्यादा ईरान ने इजराइल पर मिज़ाइल दागा और इसमें ज़्यादातर मिज़ाइल जाकर के हदफ पर लगे, निशाना पर लगे। इजराइल के इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, 100 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचा, कुछ बिल्डिंग पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, कुछ को जज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। जो तस्वीरें आई है तो उससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल को इस हमले का नुकसान उठाना पड़ा और यही वजह है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने इस मरतबा बदला लेने का ऐलान किया है। इजराइल और अमेरिका में खलबली मची हुई है कि ईरान ने किस तरह हम पर इतना बड़ा हमला कर दिया। तो पूरे के पूरे की मोमेंट्स थे पिछले 1 साल के, जो मैंने आपसे बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही। गज़ा पट्टी और इस तरह के मौजू पर लगातार हमारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।